डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप ग्राफ और फेजर डायग्राम देख रहे हैं ये बेसिकली आपका कल जो आपने पढ़ा था प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल आपने पढ़ा था। तो एक्सेल क्या है? प्रेरकीय प्रतिघात है। ठीक है, इसका मान ओमेगा एल के बराबर होता है। कल हम लोगों ने इसको देखा था, आई बराबर माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये क्वेश्चन आई थी, इंटू कॉस ओमेगा टी आया था। तो उसी से हमने आई एम की वैल्यू जो है वो वी एम अपॉन ओमेगा एल निकाली थी। ठीक है, तो ओमेगा एल क्या है? वो एक तरीके से आर हो गया, यानी कि प्रतिरोध की तरीके कार्य कर रहा है ये। तो इसी को, क्योंकि ये प्रेरक लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेल से व्यक्त किया जाता है। तो एक्सेल बराबर होगा ओमेगा एल, और एक्सेल का मतलब ओमेगा एल होता है। और मैंने आपको यही बताया था कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा को प्रेरकीय प्रतिघात वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे प्रतिरोध एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में। ठीक है, और एक्सेल बराबर ओमेगा एल, तो एक्सेल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है और एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एल है। ठीक, और ये एक क्वेश्चन आपकी आई थी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आई है वो आपका वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चगामी है। ठीक है, पाई बाई टू पश्चगामी है, मतलब पीछे चल रही है। ठीक, तो पहले आप वी का डायग्राम आपने बना दिया। वी तो बेसिकली साइन वेव ही आप बनाओगे। तो वी आप पहले क्या करो, सबसे पहले आप वी को साइन वेव की तरीके आपने बना दिया। वी आप ऐसे साइन वेव बना दो। उसके बाद क्या करना है, जो पाई बाई टू है यहाँ पे, इस पाई बाई टू से इसको नीचे की तरफ बनाओ। ये किसका? ये आई का ग्राफ है। ठीक है, और आई मैंने आपको बताया है ये वी से थोड़ा सा नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि आई एम बराबर वी एम अपॉन आर है। ठीक है, तो ये वी एम से इसकी वैल्यू कुछ कम होगी। तो ये आपका, क्योंकि पश्चगामी, तो मतलब ये देखो जो वी है वो जीरो से शुरू हो रहा है और जो आई है वो निगेटिव से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई टू, ये बस समझ में आ गई। तो इस तरीके, और आपको करना क्या है, ये आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब जो है इसी पे एक पॉइंट ओमेगा टी वन ले लेते हैं। तो ओमेगा टी वन जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट को आगे पीछे बढ़ा दीजिए। तो जहाँ ये वी को काटेगा तो उसी के साथ एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, जहाँ आई को काटेगा एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। तो आई को मिलाते हुए एक फेज़र खींच दीजिए और उधर वी को मिलाते हुए फेज़र खींच दीजिए। वी हमेशा बड़ा होगा आई से, ये पता ही है आपको। तो वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, आई का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो जो ये जो डिस्टेंस है ये आपका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और जो वी है आपका वी एम साइन ओमेगा टी वन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जो है इसमें आप शक्ति आपको अब निकालनी है। ठीक है, आपने प्रतिरोध में शक्ति निकाल ली। तो प्रतिरोध में आपका आई आर एम एस स्क्वायर आर आ रहा था। ठीक है, और उसमें अब आपको निकालनी है इसमें इंडक्टर या प्रेरक में शक्ति निकालनी। तो पी एल बराबर आई इंटू वी। ये क्या है? प्रेरक को आपूर्त तात्क्षणिक शक्ति, पी इंस्टेंटेनियस। तो पी बराबर होता है वी आई, आपको पता ही है, पी बराबर वी आई। ठीक है, तो वी का मान क्या है? वी का मान है वी एम साइन ओमेगा टी। आई का मान क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। देखिए पी बराबर आई वी लिखा हुआ है, तो आई का मान रख दिया और वी का मान रख दिया। तो आई का मान जो है, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। अब हमें फॉर्मूले के रूप में इसको बनाना है, तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस आई एम वी एम अपॉन टू इंटू टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए होता है, तो ये हो गया साइन टू ओमेगा टी। ठीक, तो ये आपका जो पी एल है इसका मान आ गया आपका माइनस वी एम आई एम अपॉन टू इंटू साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करना, अब हमें शक्ति निकालनी है, औसत शक्ति। ये जो है ये इसकी तात्क्षणिक शक्ति थी। ठीक है, ये यहाँ तक, एक मिनट, ये जो थी ये इसकी तात्क्षणिक शक्ति थी, ये यहाँ तक आ गई।
अब हमें औसत माध्य शक्ति या औसत शक्ति निकालनी है। तो औसत शक्ति का जो फार्मूला है वो आपका ये है, औसत शक्ति बराबर, औसत शक्ति का मतलब क्या होता है, सबका योग कर दीजिए और उसको जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पी डी टी मतलब पूरी पावर कैलकुलेट की गई है 0 से लेकर के टी तक, टी टाइम पीरियड तक, और इसको आप डिवाइड कर दो टोटल टाइम पीरियड से। तो एवरेज निकालना है ना, औसत निकालना है। तो पी एल बराबर हो गया 1/t इंटीग्रल 0 to t पी डी टी। और पी का मान माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 है, तो ये पी एल का मान रखोगे -1/t वी एम आई एम अपॉन 2 इंटू ये इंटीग्रल 0 to t sin 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो पी एल हो जाएगा आपका माइनस वी एम आई एम अपॉन 2t इंटू इंटीग्रल 0 to t sin 2 ओमेगा टी। क्लियर। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा का हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें जो है आपका नीचे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपका ये 2 ओमेगा आ गया। ठीक है, ये 0 to t, तो कॉस 2, अब क्या करो कॉस 2 ओमेगा टी आ गया इंटू 0 to t की लिमिट लगी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा और फिर आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो कैपिटल टी माइनस कॉस 0 ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस 4 पाई माइनस 1। कॉस पाई की कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या हो, कॉस 4 पाई माइनस 0 यानी कॉस 0 आपका 1 होगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो पी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही आ गया, क्योंकि एक पूरे चक्र में साइन 2 ओमेगा टी का औसत माध्य शून्य होता है, अतः एक पूरे चक्र में प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति भी शून्य होती है। अब ये न्यूमेरिकल है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस धारा ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 और न्यू माने आवृत्ति है आपका 50 हर्ट्ज इंटू एल का मान है 25 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.85 ओम एक्सएल का मान। और आरएमएस निकालना है, तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो आई बराबर वी अपॉन एक्सएल। भाई प्रेरकीय परिपथ है तो इसमें प्रेरक होगा, तो प्रेरकीय प्रतिघात बट कर देंगे यहाँ पे प्रतिरोध की जगह। तो आई बराबर वी अपॉन एक्सएल, वी का मान है 220 वोल्ट, एक्सएल का मान है 7.85, तो 28 एम्पियर आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक आपने रजिस्टर पढ़ लिया है, प्रतिरोध पढ़ लिया है, आपने इंडक्टर पढ़ लिया यानी प्रेरक पढ़ लिया है, प्रेरकीय प्रतिघात था उसमें एक्सेल। अब आप पढ़ोगे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम एक कैपेसिटर पे एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चित्र है, इसमें देखो ये आपका एसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इधर आपका कैपेसिटर एक सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो V का जो मान है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब डीसी परिपथ में वोल्टता स्रोत से किसी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसमें धारा उस अल्पकाल के लिए ही प्रवाहित होती है जो संधारित्र की प्लेटों पर एकत्र होता है और उनके बीच विभवांतर बढ़ता है तथा जो धारा का विरोध करता है। अर्थात डीसी परिपथ में जो संधारित्र आवेशित होता है यह परिपथ धारा को सीमित करता है और उसके प्रवाह का विरोध करता है। और जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा गिरकर शून्य हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। जब जो है आपका संधारित्र आपने डीसी, यहाँ हम डीसी वोल्टेज की पहले बात कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो डीसी वोल्टेज जब वो पूरा आवेशित हो गया तो उसमें जो है तब धारा उसमें प्रवाहित होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो धारा के प्रवाह को तब वो रोक देता है। ठीक है, और जब संधारित्र को एसी पर स्रोत से जोड़ा जाता है तो वह धारा को नियंत्रित तो करता है पर आवेश के प्रवाह को पूरी तरह रोकता नहीं, क्योंकि
धारा प्रत्येक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती होती। प्रत्यावर्ती का मतलब वो अपनी दिशा बदलती रहती है। पहले चक्र में वो पॉजिटिव है और दूसरे अर्ध चक्र में वो निगेटिव है। ये पूरा का पूरा एक चक्र कहलाता है। यहाँ से शुरू ऐसे करके ये एक चक्र हुआ, ये आपका आधा चक्र है। ठीक है, तो संधारित्र भी एकांतर क्रम में आवेशित और अनावेशित होता है। मतलब कि पहली हाफ साइकिल प्रथम अर्ध चक्र में वो आवेशित होगा जब पॉजिटिव है, और द्वितीय अर्ध चक्र में वो निगेटिव हो जाता है, मतलब यहाँ से, तो ये अनावेशित हो जाएगा। तो माना कि किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश q है, संधारित्र के सिरों के बीच तात्क्षणिक वोल्टता है। तो किसी क्षण पर संधारित्र पर आवेश q है तो संधारित्र के सिरों के बीच तात्क्षणिक वोल्टता v बराबर q/c, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं, तो v माइनस q/c आ जाएगा। ठीक है, तो v माइनस q/c, क्योंकि v का मान q बराबर cv होता है ना, तो अब v का मान हम लिख देंगे v बराबर vm sin ओमेगा t बराबर q/c। ठीक है, अब धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम संबंध I बराबर dq/dt का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो vm sin ओमेगा t बराबर q/c, ये आ गया। अब q बराबर हो जाएगा cvm sin ओमेगा t, और अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, आपको पता है dq बराबर I dt होता है, तो I बराबर dq/dt, q बराबर है cvm इंटू साइन ओमेगा टी, तो I बराबर हो जाएगा d/dt इंटू cvm साइन ओमेगा टी। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तब आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, अब कॉस ओमेगा टी ये आ रहा है आपका, आई का मान जो आ रहा है कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में आ रहा है, और जो वोल्टेज है आपका वो आपका v बराबर vm साइन ओमेगा टी के टर्म्स में है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हमको क्या करना है, हमको इसको साइन में लाना है। तो कॉस ओमेगा टी बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे हम I बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, और im का जो मान है वो आपका बराबर होगा, देखो ये im है, I बराबर im कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, तो ये जो im है ये आपका ओमेगा सी इंटू वी एम हो गया। ठीक है, im का मान क्या हो गया, ओमेगा सी इंटू वी एम। ठीक है, im बराबर ओमेगा सी इंटू वी एम, और कॉस ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि v और i जो है दोनों साइन के टर्म्स में रहें। ठीक है, अब im बराबर, आपको पता है im बराबर होता है vm/r। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो im बराबर है ओमेगा सी इंटू वी एम, तो im बराबर आप ये लिख सकते हो vm/1/ओमेगा सी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, im बराबर लिख सकते हो vm/1/ओमेगा सी। अगर 1/ओमेगा सी है तो वो अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाता है, ओमेगा सी इंटू वी एम हो जाएगा, तो इसीलिए इसको 1/ओमेगा सी लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसके रूप में लिखने पे विशुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के अनुरूप im बराबर v/r से तुलना करें तो हमें पता चलता है कि 1/ओमेगा सी की भूमिका प्रतिरोध जैसी। इसको संधारित्र प्रतिघात कहते हैं या धारतीय प्रतिघात कहते हैं। आप इसको चाहे संधारित्र प्रतिघात कहिए, धारतीय प्रतिघात कहिए, और इसे xc से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, xc, तो xc बराबर क्या हो गया, 1/ओमेगा सी। xc बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात। ठीक है, तो चलो अब इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।